क्लास 9th बेटे मैं आज आपका काव्यांश पोर्शन में नेक्स्ट चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया मेघ आए नामक जो चैप्टर है इसे आपको बता रही हूँ, उसका स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले, जब इससे पहले कि मैं अपना आपका काव्य शुरू करूँ, उसका समझाना आपको शुरू करूँ, तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको सक्सेना जी के बारे में परिचय दे दूँ। उत्तर प्रदेश में जन्मे, ठीक है, यह कवि जो थे वहाँ जन्मे और उसके बाद वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा भी ली। उसके बाद अध्यापन का कार्य भी किया, संपादन का कार्य भी किया और इसी समय उन्होंने बहुत सी जो काव्य ग्रंथ लिखे, उन काव्य ग्रंथों में काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इस तरह की कुछ प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं इनके, जो कि प्रसिद्ध हैं और जिन पर इनका काव्य के उपयुक्त होने की जो मुहर लगाई वह अन्य कवियों ने भी इनके लिए लगाई है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, जो आपके चैप्टर में, जो आपके लिए जो मेघ आए नामक जो पाठ है, इसमें वह प्रकृति चित्रण के बहुत खूबसूरत कवि माने जाते हैं। मेघ आए पाठ में कवि ग्रीष्म ऋतु जब हमारी समाप्त हो जाती है और गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म माने गर्मी की ऋतु जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद वर्षा ऋतु जब शुरू होती है, उस समय का चित्रण कर रहा है इस पाठ में। कवि कहते हैं कि जब गर्मी से पूरी सारा संसार, सारी सृष्टि भभक रही होती है, दहक रही होती है, तब उसमें बादलों का स्वागत किस तरह से प्रकृति करती है और प्रकृति को ही एक परिवार के रूप में चित्रित करके, जैसे एक फैमिली में होता है, एक परिवार में होता है, उसके रूप में चित्रित करके कवि उन मेघों का स्वागत कर रहे हैं। मेघ मीन्स बादल, उन बादलों का स्वागत कर रहे हैं कि कैसे स्वागत होता है, इसका वर्णन आपके इस चित्रण में किया जा रहा है। ठीक है, इसे, इन मेघों को वह प्रवासी अतिथि, एक दामाद के रूप में, प्रवासी अतिथि और दामाद के रूप में बता रहे हैं। और जैसे ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आगमन पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, जो उल्लास होता है परिवार में, गांव में, वही उत्साह का वर्णन इन मेघों के रूप में चित्रित करने से इस पूरी कविता में मानवीयकरण अलंकार हुआ। इस बात को ध्यान देंगे सारे बच्चे, पूरी कविता ही मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्राकृतिक मेघ जो हैं, बादल जो हैं, वो प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक चित्रणों का मानव के रूप में उसे ढाल कर प्रस्तुत करना क्या होता है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक, हाँ, अब देखिए आप अपनी बुक। कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि कहते हैं कि बादल आ गए बड़े बंठन के, माने बंठन के संवर के मीन्स तैयार होने का मतलब, सज संवरने का मतलब है कि पानी की पूर्णता को लिए हुए। बादल जो है वो आसमान में पानी की पूर्णता को, बंठन के और संवर के कौन आता है, मनुष्य, मानव, लेकिन बादल नहीं आते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मेघों में, बादलों में पानी की पूर्णता है, पानी भरा हुआ है, पानी की पूर्णता को लिए हुए बादल आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, मेघों के आगे नाचती गाती, नाचती गाती मीन्स प्रसन्न चित्त होती हुई, नृत्य करती हुई, बयार मीन्स आंधी चलती है, चलने लगी। जब भी आपने देखा होगा गर्मी के बाद जब वर्षा शुरू होती है, उससे पहले क्या होता है, आंधी आती है। उसका मतलब है कि उस मेघों के आने से खुशी जाहिर कर रही है जो हवा चल रही है वह। ठीक है, नाचती गाती यानी प्रसन्न चित्त होती हुई आंधी चलने लगी, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। और तब क्या होता है, जब आंधी चलती है, मेघ बरसते हैं, तो ठंडी हवा निकल चलती है, तो उस ठंडी हवा को अपने घर में प्रवेश देने के लिए, यानी खुशी जाहिर करने के लिए, लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खोल दिए हैं कि बाहर से अब ठंडी हवा का आगमन हमारे घर में होगा। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन माने होता है मेहमान या अतिथि। जो मीस मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो
गांव में कोई शहर का मेहमान अतिथि आ गया हो। ऐसे लोग झांकने लगे अपनी खिड़कियों को खोल खोल के, मानो कि कोई गांव शहर का मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आई बड़े बन-ठन के सवर के। इस प्रकार आसमान में बादल पानी की पूर्णता को लिए हुए आ गए हैं। ठीक। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जो पेड़ थे वो क्या करने लगे, क्योंकि जब आंधी चलती है तो पेड़ पहले झुक जाता है नीचे तक हवा से, फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है। तो कवि चित्रण करता है उसको कि पेड़ जो है वो झुकने लगे, पहले झुके फिर ऊपर झांक रहे हैं, कितनी दूर बादल हैं, कब तक पाएंगे। जब पेड़ खड़े हो गए तो कवि कहते हैं कि वह वो झांक रहे हैं कि कितनी दूर बादल हैं, कब आएंगे। पेड़ झुककर खड़े हो गए, उचकने लगे, मतलब झांकने लगे मीन्स उचकने लगे। गर्दन उचकाई, अपनी गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं कि बादल कहाँ तक पहुँच गए हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। और उसके बाद क्या होता है कि आंधी चलने लगती है और धूल भागी, यानी कि धूल भागी घाघरा उठाए। धूल ऐसे चलने लगी कि जैसे कोई अल्हड़ नायिका अपना घाघरा उठाकर चल रही हो। कैसे हुआ ये अल्हड़ नायिका घाघरा उठाकर चलने का चित्रण? जब आपने देखा होगा बहुत तेज़ आंधी चलती है, बहुत तेज़, जब मैदानी क्षेत्र में कहीं पर खड़े हो जाइए तब आप देखेंगे ऊपर ऊपर तो आपको कागज पत्ते वगैरह सब उड़ते हुए दिखाई देंगे और नीचे का क्षेत्र बिल्कुल खाली दिखाई देता है। नीचे का 4-5 फीट तक का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा और उसके ऊपर आपको धूल वगैरह, कागज वगैरह, पत्ते वगैरह ऊपर ही ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे। उसे चित्रण किया कवि ने कि जैसे कि प्रसन्न चित्त कोई अल्हड़ नायिका अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। धूल रूपी नायिका उस प्रसन्न चित्तता में अपना घाघरा उठाकर भाग गई। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी मनोता टेढ़ी, चितवन मिन दृष्टि। अपनी टेढ़ी दृष्टि डालकर नदी ठिठकी, नदी जो है वो ठिठक कर देखने लगी। घूंघट सर के, अपनी घूंघट को उठाकर, क्यों? क्योंकि अब बादल बरसेंगे तो मुझ में भी पानी की पूर्णता आ जाएगी, नदियों में पानी भर जाएगा। तब इसलिए बाकी यानी कि टेढ़ी चितवन को, अपनी टेढ़ी दृष्टि को उठाकर नदी ठिठक करके अपने घूंघट को पीछे कर उन बादलों को झांकने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। और इस तरह से मेघ पानी की पूर्णता को लिए हुए बन ठन के सज संवर कर आसमान में आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने, यानी पीपल जो है, पीपल का वृक्ष को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु जो होती है वो सारे जितने भी जंगल में पेड़ हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, सब तरह के पेड़ में पीपल के पेड़ की आयु जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए उसे बूढ़ा पीपल। क्योंकि घर में देखिए, जब कोई भी आप किसी के भी घर में मेहमान आता है तो उसमें क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका वेलकम करने के लिए, उन्हें लेने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही जब वह मेहमान रूपी बादल आए तो उनको बूढ़े पीपल ने, यानी कि जो बुजुर्ग है, जो सबसे सयाना है पीपल का पेड़, उसने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मीन्स अभिवादन करना। उस बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। किसका? बादलों का अभिवादन किया। और क्या कहा? बरस बाद सुध लीनी। बरस मीन्स 1 साल बाद, सुध मीन्स याद आई आप हमारी, आपको, हमें, हे बादलों तुम्हें 1 साल बाद हमारी याद आई। सुध मीने याद, लीनी मीन्स आई। तुम्हें हमें हमारी याद 1 साल बाद आई। बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार के, यानी बोली, अकुलाई मीन्स व्याकुल, लता मीन्स जो क्लाइंबर होता है, बेल कहते हैं इसे, ठीक है। ओट हो किवार के, किवार मीन्स जिसमें वह क्लाइंबर ऊपर को बढ़ रहा है, जिसमें सिमट के ऊपर को चढ़ रहा है। कोई भी क्लाइंबर होता है उसे क्लाइंबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वयं वो इरेक्ट नहीं हो पाता, सीधा खड़ा नहीं हो पाता, उसे सहारे की जरूरत पड़ती है ऊपर के चढ़ने के लिए। तो वो उसका किवाड़ हो गया। किवाड़ मीन्स दरवाजा। तो लता जो है, बेल जो है, वो व्याकुल होकर अपने जो जिसके सहारे वो चढ़ रही है ऊपर को, उसके सहारे के किनारे खड़े होकर बोली क्या? अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के, किवाड़ के ओट होकर व्याकुल हो रही है, क्योंकि वो क्लाइंबर बहुत सॉफ्ट होता है, उसे पानी की सबसे पहले आवश्यकता होती है। पानी अगर, क्योंकि उसे मिल ही नहीं पाता पानी, तो वो इसलिए वो व्याकुल हो रही है। व्याकुल लता जो है वो अपने जिससे के सहारे ऊपर चढ़ रही है, उसी के सहारे में क्या हुई? छिप गई। बल हर्षया ताल, पानी पर
हर्षाया ताल लगा लाया पानी परात भर के। ठीक है, हर्षाया मीन्स तालाब जो है वो प्रसन्न चित्त हो गया। ठीक है, हर्षाया ताल, ताल मीन्स तालाब प्रसन्न चित्त हो गया और ऐसे लगा मानो वह पानी की परात उस जो अतिथि है, मेहमान है, उस मेहमान के स्वागत में। देखिए पहले से ऐसा होता था कि घर में अगर कोई घर में कोई मेहमान आता था या कोई अतिथि आता था तो उसको जो है पानी का परात से उसके पैरों को धोया जाता था। इसलिए कवि ने कहा कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तालाब परात की तरह गोल होता है, तो हर्षाया मीन्स तालाब, ताल मीन्स तालाब, तालाब जो है प्रसन्न चित्त हो गया और मानो अपनी पानी की परात भरकर, यानी अपनी रूप में वह समर्पित हो गया उसके चरणों का वंदन करने के लिए, उसके चरणों को धोने के लिए। ठीक है, ये मतलब है। मेघ आई बड़े बन ठन के सवर के, और इस तरह से आसमान में बादल बन ठन के सज सवर के पानी की पूर्णता को ले हुए आ गए हैं। जैसे कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई दामाद जो है, शहरी दामाद जो है बन ठन के आता है। ठीक, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की। क्षितिज किसे कहते हैं? वह क्षेत्र, क्षितिज वह क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद पृथ्वी और आसमान एक साथ मिल गए हैं, वो क्षेत्र क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज और अट्टारिका गहराई मीन्स लोग उसमें इकट्ठे हो गए। अट्टारिकाओं मीन्स चट्टानों पर, ऊंची ऊंची चट्टानों पर लोग खड़े हुए। दामिनी दम की, अनुप्रास अलंकार दो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण बिजली चमकने लगी अचानक। ठीक, और क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। भरम मीन्स जो धोखा था कि बादल बरसते भी हैं या नहीं बरसते, इसलिए कहा कि वह क्षमा करो गांठ खुल गई भरम। भरम मीन्स जो धोखा था मनुष्य के मन में कि बादल तो आ गया, बरसेंगे कब, वह गांठ जो है वो खत्म हो गई, यानी कि जो संदेह था, ठीक है, जो संदेह था वो खत्म हो गया। और क्या हुआ, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी कि वह जो बादलों में पानी थी, वह पानी था, वह पानी जैसे बांध टूटता है और पानी जो है वो भर भर करके निकल जाता है, वैसे ही बादलों से पानी झरझर करके निकला और लगा कि जैसे पृथ्वी से मिलने के लिए उसने अपने अश्रु ढर के में आंसू बहा दिए बादलों ने। बादल जो है वो पृथ्वी से मिलने के लिए इतने आतुर थे वर्षा के रूप में कि उन्होंने अपने आंसू गिरा करके पृथ्वी से मिलन करने के लिए अपने बांध तोड़ दिया और अपने आंसू इतनी तेज बहाए कि पृथ्वी से लगा कि पृथ्वी से मिलने के लिए वह बेचैन है। ठीक, फिर है मेघ आई बड़े बंठन की सवर के। इस तरह आसमान में बादल जो है वो बड़े बंठन कर सवर कर पानी की पूर्णता को लिए हुए आ गए हैं। ठीक, ये तो बेटे तुम्हें अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर क्या बने आपके कि देखिए मेघ आए का चित्रण किस रूप में हुआ है, किस रूप में हुआ है चित्रण? इसमें मेहमान अतिथि एक दामाद, शहरी दामाद के ग्रामीण क्षेत्र में आने के रूप में चित्रण हुआ है। ठीक, उसके बाद मेघ के आने पर क्या क्या परिवर्तन हुए? मेघ के आने पर क्या परिवर्तन हुए? लोग धूल भागने लगी, जैसे कि कोई अल्हड़ नायिका अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। मंद मंद हवा चलने लगी, गली में खिड़की दरवाजे खुल गए। ठीक, और उसके अलावा लोगों को लगा कि जैसे किस गांव में शहर का कोई मेहमान आ गया हो। ये परिवर्तन जो आए ये इस मेघों के आगमन पर हुए। ठीक, उसके बाद है पाहुन किसे कहा गया? मैंने आपको बताया था पाहुन किसे कहा गया? मेहमान को। ठीक है, पाहुन मीन्स होता है मेहमान या दामाद जो मेघ के बादलों को के रूप में चित्रित किया गया। ठीक, उसके अलावा इसमें मैंने आपको कहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, इसके बाद आपकी और भी एक प्रश्न प्रमुख बनता है, इस पद्यांश का, इस कविता का जो है मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? अब देखिए प्रतिपाद्य या विषय या उद्देश्य, ठीक है, वो एक ही बात होती है। हाँ, तो इस कविता का यानी कि वर्षा से पहले धूल के चलने और जो आंधी के चलने और नदी के उमड़ने, लोगों की अपनी व्याकुलता को प्रकट करना, ये इस कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य है। ठीक, उसके अलावा पेड़ क्यों झुके? पेड़ किस लिए झुके? पीपल का वृक्ष क्यों झुका? क्योंकि वह
बादलों के स्वागत में झुका। ठीक है। आंधी किसका प्रतीक बताई कवि ने? आंधी किसका प्रतीक बताई? एक अल्हड़ नायिका का, एक किशोरी कन्या का प्रतीक बताई जो उत्साह के कारण अपना घाघरा उठाकर दौड़ पड़ी। ठीक। अच्छा, उसके बाद कवि ने नववधु का प्रतीक किसे बताया? ठीक है, नववधु का प्रतीक किसे बताया? एक लता को, एक जो क्लाइंबर है, लता बेल जो है वो क्योंकि वो क्या हुआ, छुप गई। जो भी घर की नई नवेली दुल्हन होती है वो एकदम से सामने नहीं आती है, तो इसीलिए कवि ने लता को एक नई नवेली दुल्हन के रूप में बताया। ठीक है। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक बताया कवि ने? ठीक है, बूढ़ा पीपल जो है कवि ने एक बुजुर्ग का प्रतीक बताया। ठीक है, घर में एक बुजुर्ग का प्रतीक बूढ़े पीपल को बताया। ठीक। उसके बाद है बरस बाद सुदिलीनी, ऐसा क्यों कहा? उसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि हमें बहुत दिनों बाद याद किया। ठीक। और हर्षाया ताल का क्या मतलब है? हर्षाया ताल यानी कि तालाब जो है वह चमक उठा, प्रसन्न चित्त हो चुका कि अब मैं भी भर जाऊंगा। ठीक। उसके बाद एक प्रश्न आपका और बनता है कि भ्रम की गांठ खुलने का क्या आशय है? भ्रम की गांठ खुलने का आशय क्या था? कि लोगों को अभी धोखा था, भ्रम था कि शायद बादल तो आ गए हैं, पता नहीं बरसेंगे कब। ठीक है, तो इसलिए जब बादल बरसने लगे तो उनका जो भ्रम था वो टूट गया। ये मतलब है भ्रम की गांठ खुलने का आशय। ठीक। उसके बाद मिलन किस किस का हुआ? मिलन हुआ बादलों और पृथ्वी का। ठीक है, बादलों से पृथ्वी, बादलों के पानी का पृथ्वी से मिलन हुआ। ठीक। अब उसके बाद है मेघ किस प्रकार से आई बादल आसमान पर? बादल बन ठन के संवर करके आए। ठीक। उसके बाद बांध टूटा के और कौन कौन से दो अर्थ हो सकते हैं? देखो, बांध टूटा के दो अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे एक तो आकाश में बादलों का जमघट लग गया है। ठीक है, और ऊपर से एक तो नहीं, बांध टूटा के दो अर्थ होंगे। एक तो पानी का तेज बहाव और दूसरा आंसू बरस जाना। ठीक है, किसी का मिलन जब होता है, जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी छूटे, किसी दूर से बहुत दिनों के बाद कोई अपने बेटे से, अपनी माँ से या अपनी अपनों से जब मिलता है तो खुशी के जो आंसू निकलते हैं वही आंसू की से मतलब है। ठीक है बेटे, ये तो आपके इस काव्यांश के आधार पर क्वेश्चन आंसर जो बने वो है। अब आप देखिए आपके जो बुक में प्रश्न उत्तर है। बुक में पहला प्रश्न है आपका, बादलों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, किन गतिशील चित्रण क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कहा कवि ने, कौन सी गतिशील क्रियाएं हुई? हवा नाचती गाती चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और गर्दन उचका करके बादलों को देखने लगे, आंधी चलने लगी, पीपल का पेड़ स्वागत में झुक गया, बेलें जो थी वो शाखाओं में अपने पेड़ में छिप गई, तालाब जल से भर गए और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी और धाराधार मूसलाधार बारिश शुरू हुई। ये परिवर्तन हुए। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किसके प्रतीक बताए? धूल। धूल किसकी प्रतीक है? एक आम ग्रामीण व्यक्ति, जो कि एक आम ग्रामीण व्यक्ति कभी खुशी में वह जो दौड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद नदी किसका प्रतीक है? नदी गांव की युवती का प्रतीक है, जो कि उस शहरी दामाद को आकर कैसे देख रही है? अपनी रसमयी चितवन से देख रही है, अपने दृष्टि से देख रही है कि अब मुझ में पानी भर जाएगा। ठीक है। लता, लता कौन है? लता किसका प्रतीक है? लता जो है एक विरह वेदना में तड़पती माननी नायिका है, जो विरह में यानी कि पानी के कारण प्यासी है और बादलों का देर से आने के कारण उसमें क्या हो रहा है, उसके लिए थोड़ा मान भी व्यक्त कर रही है, थोड़ा अभिमान भी व्यक्त कर रही है कि देर से आई, अभी तक मैं पानी के बगैर जो थी वो क्या थी? प्यासी थी। ठीक। और ताल, ताल क्या है? ताल किसके का प्रतीक है? घर के अंतरंग सदस्य का। जैसे घर का सदस्य होता है किसी के स्वागत में, जैसे बादलों के स्वागत में वो पानी धोने के लिए, पैर धोने के लिए पानी भर लाया, तो इस तरह से तालाब जो है घर का अंतरंग सदस्य है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा और क्यों? कैसे देखा लता ने मेहमान को, बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि वह अपने जो बादल हैं वह माननीय है और बादलों के देर से आने के कारण नाराज है उनसे और उसे देखे रहे बिना भी नहीं रह पाती।
ठीक, भाव स्पष्ट करो, मैंने बहुत अच्छी तरह से अभी आपको समझा दिया है आपको। 5th क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। मैंने शुरू में बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही परिवर्तन इसमें भी होगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर ये भी है। मेघ के लिए बंठन के संवर के आने की बात क्यों की? क्योंकि उन गांव वासियों के मन में मेघ बादलों के आने पर ठीक वैसा ही उत्साह होता है जैसे कि सजे सवरे दामाद के आने पर होता है। इसलिए यह जो शहरी दामाद का इसे उपमान दिया गया यह पूर्णतः सही दिया गया। ठीक बेटे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार है क्योंकि मानव के रूप में चित्रित किया गया है। एक क्वेश्चन और है इसमें इम्पोर्टेंट जो लगता है, कविता में ग्रामीण जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, किन किन का हुआ है? किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी दामाद के आने से छाई उल्लास का वर्णन, गांव वासियों के उत्साह का वर्णन, खुशी और जिज्ञासा से मेहमान को देखने का वर्णन और बूढ़ी स्त्रियों का मंगल कामना करना। ये सब जो है ये एक ग्रामीण परंपरा है। हाथ मुंह धोने के लिए पानी की बरात देना भी ग्रामीण परंपरा है जो कि अतिथि सत्कार की भावना को प्रकट करता है। ठीक, सब ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटे। मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।